नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कानून को मंजूरी मिल गई है। कानून स्पष्ट करता है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक 2025 में न्यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यासियों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप के या परिवर्तन के जारी रहेंगे। न्यास दर्शन का समय तय करेगा, पुजारियों की नियुक्ति करेगा और वेतन भत्ते प्रतिकर निर्धारित करेगा। साथ ही भक्तों और आगंतुकों की सुरक्षा तथा मंदिर के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी न्यास पर होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह बांके बिहारी मंदिर का अंतरिम प्रबंधन और प्रशासन देखने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करेगा। इसमें प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा मंदिर के सेवायत और गोस्वामी भी शामिल होंगे। ये कमेटी न सिर्फ मंदिर का प्रबंधन देखेगी, बल्कि आसपास के विकास का काम भी देखेगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजेगा। जब तक हाईकोर्ट मामले का फैसला नहीं कर लेता, तब तक अध्यादेश के तहत समिति के संचालन को स्थगित रखा जाएगा। अब जब हाईकोर्ट के फैसले से पहले यूपी सरकार ने अध्यादेश को कानून में बदल दिया है, तो जाहिर है कि कोर्ट और सरकार में टकराव बढ़ेगा। वहीं बांके बिहारी मंदिर के पुराने संरक्षक का सरकार के इस पहल पर क्या कहना है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पुराने संरक्षकों ने सरकार के अध्यादेश का विरोध किया था, जिसमें मंदिर की संपत्ति पर सरकार के हक में इसका विरोध किया गया था। सरकार इस संपत्ति को मंदिर के आसपास को डेवलप करने के लिए भी इस्तेमाल करेगी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति खत्म हो और काशी जैसा कायाकल्प हो। उधर विपक्ष इसे सरकार के हस्तक्षेप मानती रही है। आज इन्हीं तमाम मसलों पर खास चर्चा होगी। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। पूजा मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता के रूप में जुड़ गए हैं। ऋषिपाल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत ऋषिपाल जी आप ही के साथ करती हूँ, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, अधिवक्ता हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से सत्र के दौरान इस अध्यादेश को कानून बना दिया गया है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये पूरा मामला ट्रांसफर किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार और कोर्ट के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, कानूनी स्थिति की हम बात करते हैं तो कानूनी स्थिति में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस मसले पर ऑलरेडी कानून जो है बन चुका है जी। अब पुरानी स्थितियां सारी बदल गई हैं। दूसरी बात, उससे पहले भी कानून बनने पर या उस बिल को टेबल करने पर कोई स्टे नहीं था कि बिल को टेबल नहीं किया जा सकता। अब बिल्कुल परिस्थितियां चेंज है। अब अगर सरकार को या किसी पक्ष को या किसी और विपक्षी पार्टी को या कोई और ये चाहता है कि जो मौजूदा कानून है उसकी संवैधानिकता को चैलेंज किया जाए, तो निश्चित रूप से उनके पास ये अधिकार है कि उस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज करने के लिए वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब की परिस्थितियों, पहले की परिस्थितियों में यह अंतर है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगाया था कि आप इसके अंदर कानून नहीं बना सकते या इसमें अध्यादेश के बाद उसका कार्रवाई नहीं। अध्यादेश में समय सीमा होती है, इसके अंदर उस अध्यादेश को कानून में परिवर्तन करना होता है। वो आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। सरकार ने पहले इस काम को किया और बिल को रखा, सदन में रखा गया, चर्चा हुई और बहुमत के साथ वो पास हो गया। अब जो उसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, संवैधानिकता अपने आप में सबका अधिकार है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। वो आप हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप परिस्थितियां पहले से बदल चुकी है। अब जो भी कुछ होगा वो कानून के दायरे में होगा। वो कितना बेहतर है, वो कितना उसमें जो कमियां हैं, वो पक्ष विपक्ष जो है अपनी तरफ से बता सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हाईकोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होती है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है, अब ये देखना होगा। जाटव जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये जल्दबाजी समझा जा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है उत्तर प्रदेश सरकार को? नहीं, जल्दबाजी से क्या मतलब है कि जो है अगर कहीं कोई सुधार की
कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं हम्म, और सरकार को लगता है कि ये समय पर उठा लिया जाए, उससे परेशानी हो रही है, हम्म, लोग उसका अपना सहयोग दे भी रहे हैं, तो उनके सहयोग का उचित इस्तेमाल हो, हम्म, उसके लिए यदि अध्यादेश ला करके और निर्बाध रूप से अगर उस चीज को स्टेब्लिश किया जाए, डेवलप किया जाए, उस पर कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसको जल्दबाजी में लाया गया कहा जाएगा। नहीं, इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि वाई इन हरी, इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो आधी रात को भी खुलता है कुछ ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए या सुनवाई के लिए, तब तो पूरा देश चिल्लाता रहता कि इतनी जल्दबाजी क्यों। दूसरे लोग भी तो वर्षों वर्ष से कोर्ट का दरवाजे पे बैठे हुए हैं। हर एक बात को मैं नहीं समझता कि उस तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर जो है समय पर हो रहा है, कोई भी काम जो है, जो मंदिर के डेवलपमेंट का आसपास का जो भी जीर्णोद्धार का काम है वो विधिवत रूप से हो पाएगा, जो न्यास है वो जो प्रॉपरली काम कर पाएगा, तो ठीक है, उनका पक्ष जो है वो हाई कोर्ट में जा रहा है, मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छे तरीके से इसका जो है क्रियान्वयन हुआ है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, अब क्योंकि ये अध्यादेश कानून का रूप ले चुका है, क्या कहना विपक्ष का इस पर? आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। ये अध्यादेश ला करके यही कृत्य करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि बांके बिहारी मंदिर के लिए जो है इन्होंने उसका विकास कार्य के लिए, वहाँ पे जो है विकास कार्य करने के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए हुए थे। तो फिर इसको लेकर के इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनको ये कहा कि आप ये 500 करोड़ इस्तेमाल कर सकते हैं बांके बिहारी मंदिर के वो स्थान के उनके जो है डेवलपमेंट के लिए। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वहाँ के जो सेवादार हैं उनके कंसेंट के साथ में, और अगर आपको कोई कॉरिडोर बनाना है तो आपको वहाँ पे कॉरिडोर जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट की जो है जमीन पे बनानी पड़ेगी, या फिर वो मंदिर परिसर पे के नाम पे जमीन होनी पड़ेगी, तब आप उसका इस्तेमाल करिए, या फिर जो है वो वहाँ की जो ट्रस्ट चलाती है उस ट्रस्ट के नाम पे तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार अध्यादेश लेकर के आती है। अध्यादेश ले आकर के क्या करती है कि वो जो है एक ट्रस्ट खुद बनाने लग जाती है, जबकि हाईकोर्ट का सीधा सीधा जजमेंट था कि आप जो है जो ट्रस्ट है या तो उसकी जमीन हो या बांके बिहारी जी की जमीन हो, वहाँ पे आप कॉरिडोर बनाएंगे, आप खुद से अपना कोई ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, आप वहाँ सेवादारों के कंसेंट के साथ में काम करेंगे, आप खुद से कार्य नहीं करेंगे। लेकिन हमारी सरकार, क्योंकि इनको वो जो 500 करोड़ जो लेकर के आए हुए हैं उसको इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी इन कंडीशनों पे, और इनको करना है कि अपनी मर्जी चलानी है, तो इन्होंने अध्यादेश ला करके वहाँ पे खुद ट्रस्ट बनाया, तब जाकर के उसकी सुनवाई को लेकर के अभी आगे बढ़ाया गया। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये कहा गया हुआ था कि आप जो है पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़े कहा गया हुआ था कि आप अध्यादेश ला करके जो है ट्रस्ट ही बना लीजिए फिर अपने मन मुताबिक कार्य करिए। ये सरकार को जो है समझनी चाहिए कि आप अध्यादेश ला करके, फिर तो आपकी जहाँ मेजोरिटी है उसको डटाना सही कहेंगे हम कि आप अध्यादेश ला करके, जब आपकी मेजोरिटी है ही। इससे पहले भी जो जैसे 2014 में इनकी मेजोरिटी थी, 2019 में मेजोरिटी थी सदन में, तब भी ये कुछ भी ला करके आप पास करते जाइए जब सर काउंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी मेजोरिटी है तो आप जो कर रहे हैं वो सही हो जा रहा है। हम जो है जो गलत है उसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। जैसे वहाँ के गोस्वामी समाज भी है, बांके बिहारी मंदिर के जो सेवादार भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि जो उसकी खूबसूरती है आप उसको क्यों नष्ट करना चाहते हैं। एक तो आप कहते हैं कि हम कल्चर को प्रिजर्व करते हुए जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ जहाँ पे कल्चर प्रिजर्वेशन की बात आती है वहाँ पे आप कल्चर प्रिजर्वेशन को नहीं, यहाँ पर पूजा जी कल्चर की नहीं, यहाँ पर विकास की बात है। क्योंकि हम लोगों ने आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे कि भगदड़ की जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में स्थिति बनती है उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी मानी जाए? आप ये बताइए कि अयोध्या में नहीं बना था क्या कॉरिडोर? क्या काशी में कॉरिडोर नहीं बना था क्या? महाकुंभ के दौरान क्या हुआ? भगदड़ नहीं मची क्या? आप बताइए, अगर कॉरिडोर बनने से भगदड़ नहीं मचती हो तो फिर तो ये तो बने थे ना। अभी इलाहाबाद को आप देख रही है ना, जलमग्न हो रखा हुआ है, जबकि 2013 जितनी बाढ़ नहीं आई हुई है और जलमग्न उससे ज्यादा हो रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ इसको स्मार्ट सिटी में लगाया गया हुआ ठीक है। छोटा सा जाटव जी, छोटा सा कमेंट फिर ऋषिपाल जी से समझूंगी। छोटा सा कमेंट जाटव जी।
नहीं, पूजा जी जो है हम्म हाल में कर रही है। सबसे पहले तो जो मंदिर परिसर है, वहाँ की जो संकरी गलियां हैं, हम्म इन्होंने वहाँ की स्थिति नहीं देखी है। 4 फीट 5 फीट से ज्यादा चौड़ी गलियां नहीं है, और जिस वक्त में त्योहार होता है वहाँ पर लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। हम्म उस वक्त किस तरीके से दर्द होता आपको है याद होगा कि जो है जब कोविड चल रहा था तो आपने तुरंत 24 घंटे में आपका टोकन सिस्टम बन गया था कि ये टोकन आप रजिस्ट्रेशन कराइए, इतने लोग को एक समय में अलाउ करेंगे। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि आपको 500 करोड़ आपको अपनी मर्जी से करनी है, आपको मंदिर के ऊपर हक जमाना है। ठीक है। तब तो हो गया था ना, तब तो आपने कर लिया ये सिस्टम। आप ऑप्शन चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि हमको तो हक जमाना है। देखिए पूजा जी, केवल आप लोगों के पास में अगर सामाजिक स्तर पर कोई कार्य किया नहीं, हमारे लोगों के पास की बात नहीं हो रही है, सेवादार लोगों की बात हो रही है। बाकी बिहारी ठीक है, मंदिर में ठीक है। हम जब भी बात कर रहे होते ठीक है पूजा जी, लेट हिम स्पीक। हाँ बोलिए जाटव जी। आ रही हूँ ऋषिपाल जी, आ रही हूँ आपके पास। गलियां खत्म करना चाह रहे हैं। पूजा जी, आप ब्रज की गलियों के लिए ब्रज मशहूर है और आप उसकी गलियां खत्म कर देना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और डेवलपमेंट की बात करते वक्त भी आपने अध्यादेश ला करके आप ठीक है, ट्रस्ट बना रहे हैं। तो गलियां जैसी हैं वैसी भी तो नहीं रखी जा सकती हैं। ठीक है जाटव जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ऋषिपाल जी के पास जाना है मेरे को। मैडम पहले तो अध्यादेश की बातें, मैं एक मिनट जाटव जी, अब अध्यादेश की बातें तो मेरे ख्याल से हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अध्यादेश से हम बहुत आगे आ गए हैं। अब तो कानून बन गया है। जी बिल्कुल। वो स्थिति खत्म हो चुकी है कि अध्यादेश लाया गया या क्या उसको मेजोरिटी अध्यादेश तो एक स्थिति ये भी होती है कि हो सकता है अध्यादेश लाया गया लेकिन सदन के अंदर बिल पास ही नहीं हुआ, या तो बात खत्म हो गई, बिल पास हो गया, कानून बन गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई भी सरकार हो, वहां पर जब कोई कानून बन जाता है तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है जी। आपको उस कानून में ये पता लग जाता है कि जो व्यक्ति, जो ट्रस्ट काम कर रही है, उनकी पावर क्या है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। अगर वो लोग नहीं करते तो आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में अकाउंटेबल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह से कोई कंट्रोल्ड अथॉरिटी नहीं है और वहां पर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आप किसको अकाउंटेबल बनाएंगे? कौन जवाब देगा कि भाई किसकी गलती से हुआ? बिल्कुल। कम से कम बोर्ड अगर बनेगा तो आप पूछिए कि जो महाकुंभ में भगदड़ मची, जो अयोध्या में भगदड़ मची, जो काशी में भगदड़ मची, किसको अकाउंटेबल बनाया गया? आप बताइए, मुझे लिस्ट बता दीजिए किसको बनाया गया अकाउंटेबल। ये गजब बात है भाई कि कोतवाल भी आप, मुजरिम भी आप, जज भी आप, और आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। या मैं एग्री करती हूँ, मैंने कहा अध्यादेश ला करके आपकी जो है मेजोरिटी ज्यादा है तो आप लोग बना देंगे, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी मेजोरिटी ठीक है। इस बात की गारंटी पूजा मिश्रा जी, इस बात की गारंटी कोई ले सकता है क्या कि कभी भगदड़ मचेगी ही नहीं, किसी की भी सरकार हो, ये गारंटी ली जा सकती है क्या? अकाउंटेबिलिटी तो ले, अकाउंटेबिलिटी तो ले। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल, और इसीलिए न्यास को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और यही तो वो समझा रहे हैं, यही वो समझा रहे हैं। ठीक है ऋषिपाल जी। सरकार अकाउंटेबिलिटी क्या नहीं कर रही, तो जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है? वो सरकार के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो जा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, वो ऑलरेडी वो एक अथॉरिटी नहीं जा सकते थे क्या? क्या बात करते हैं आप? अगर आप जो स्टेट स्टेटरी बॉडीज होती है उसके अगेंस्ट भी तो जा सकते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जब इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कोई भी व्यवस्था है वो कानून के द्वारा संगठित है तो हमें उसके अगेंस्ट में जाना एक नागरिक के तौर पे, पार्टी तौर पे नहीं, एक नागरिक के तौर पे एक ऋषिपाल जी, लेकिन अथॉरिटी जा सकता है, लेकिन जब वो अकाउंटेबल कोई पार्टी है ही नहीं, किसको अकाउंटेबल बनाया जाए, किसको कहा जाए? लेकिन ऋषिपाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो ये प्रोसीजर अपनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिस तरीके से लीड ली गई है इस पूरे अध्यादेश को लेकर, जब ये लाया गया, बनाया गया, जो उस दौरान हियरिंग्स हुई हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर समझे आए आने वाले समय में, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, किस तरीके से ध्यान रखना होगा, क्या वो बाउंड्रीज होंगी जो कि कानून के दायरे में रहकर होंगी, क्योंकि इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था, और अब क्योंकि ये कानून है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के वक्त क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे? अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना, अब तो कानून बन गया है। अगर कानून के किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर किसी भी पार्टी को या किसी व्यक्ति को उसको लगता है कि ये एज पर लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, या ठीक नहीं है, तो उस पूरे लॉ को भी या उसकी प्रोविजन ऑफ लॉ को भी वो चैलेंज किया जा सकता है कि ये प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो गलत है। तो उसको अब एज पर लॉ, जो हाई कोर्ट के अंदर किसी भी स्टेट का जब भी लॉ बनता है उसको चैलेंज हाई कोर्ट में किया जा सकता है। अब किसी भी प्रोविजन
प्रोविजन पे जा सकते हैं, आपको अधिकार है, हाई कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए। अगर वो प्रोविजन ऑफ लॉ नॉन पूरा कानून ही नहीं, अगर आपको तो पूरा कानून नहीं है लेकिन उसमें कोई एक अध्यादेश, कोई उसमें एक प्रोविजन है या एक कोई धारा है, तो आप उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अब तो सिस्टम चेंज हो, अब तो बिल्कुल परिस्थितियां बदल चुकी है, कानून आपके सामने, कानून को देखिए, अगर आपको लगता है ये एज पर लॉ नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जाटव जी, स्वामी हरिदास जी की जो ये परंपरा है, इसको आप लोग किस तरीके से संजोएंगे और न्यास को किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या कुछ उसके बिंदु है, किस तरीके से आप लोग अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे, क्या योजना इसकी? देखिए, जिस तरीके से पहले ये न्यास था, डेवलपमेंट उस वक्त भी हो सकता था, मगर वो डेवलपमेंट करने में जो आसपास का जो परिसर के जो रिहायशी लोग थे वो बाधाएं पहुंचाते थे और उनको जो है वो मुफीद नहीं होता था। अब ये कानून बनने से जो है वहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र है, जिसके कारण से वहाँ का जो विस्तारीकरण है, चौड़ीकरण है, अब उसमें कहीं कोई असुविधा नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जब ये चारों तरफ से जो भूमि अधिग्रहण करके और उन लोगों को उचित मुआवजा दे करके वहाँ जो डेवलपमेंट होगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार द्वारा जो विधिवत सड़कें, चौड़ी सड़कें वहाँ पहुँचेंगी, तो उससे वो क्षेत्र का जो विकसित जो क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होगा और लोग उसका लाभ ले पाएंगे। और मैं समझता हूँ लेकिन ये सब वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहमति से, उनको साथ लेकर कैसे करेगी सरकार? क्योंकि बीच में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से विरोध हुआ था। ठीक बात है, मगर अब क्या है कि कानून बनने के बाद में जिस तरीके से वहाँ पर जो ट्रस्ट को किस तरीके से संचालित करना है और उसमें कौन कौन लोग मुख्य रूप से भागीदार रहेंगे, सबकी एक जिम्मेवारी रहेगी एक दूसरे को साथ जोड़ने की। और जहाँ कहीं किसी प्रकार का कहीं मतभेद दिखाई देगा तो उसका वो लोग सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। और स्वाभाविक बात है, सामाजिक लोग इकट्ठा अगर एक प्रबंधन केंद्र से होते हैं तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। और आने वाले समय में इसका बेहतर स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलेगा, वहाँ के श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। और जो मैनेजमेंट वर्षों वर्ष से वहाँ पर जो काम कर रहा था उसको भी इस चीज का एहसास होगा कि कहीं आपकी मतभेद और अपने विरोध के चक्कर में हम इतनी खूबसूरत जगह का जो विकास हो सकता था उसको हमने इतना समय क्यों लंबित किया। बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में क्या यही चीज अगर मथुरा में हो जाती है तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है वहाँ पर? आप ये बताइए कि काशी कॉरिडोर नहीं बना था तो क्या श्रद्धालु नहीं आते थे विदेश से? या अभी मथुरा में जो है कॉरिडोर आपने नहीं बनाया तो श्रद्धालु विदेश से नहीं आते हैं क्या? कि महाकुंभ में श्रद्धालु विदेश से नहीं आया करते थे? ये तो कोई बात नहीं होती है कि विदेश से श्रद्धालु आ जाने लगे हुए, वो सदियों से आया करते थे, वो आते रहेंगे जिनकी श्रद्धा है। पर आप ये देखिए कि आपको लो अध्यादेश ला करके, लो बना करके आपको जो है, जब कोई कोर्ट ने कहा हुआ था कि भाई वहाँ पे सेवादार है, उनके ट्रस्ट है, आप उनके साथ में समन्वय बिठाइए, वो एग्री करते हो तो आप जमीन का इस्तेमाल करिए। लेकिन आप बिलो लेकर के आए, आपको खुद का ट्रस्ट बनाना है और खुद का ट्रस्ट बनाने के बाद में आप कह रहे हैं अपने मर्जी के हिसाब से जो है। लेकिन जो आप चीज कह रही हैं पूजा जी, उसकी पॉसिबिलिटी है? आपको लगता है किस तरीके से कुछ सुझाव अगर आप रखना चाहें सत्ता पक्ष के सामने कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये समन्वय कैसे बनाया जा सकता है वहाँ के लोगों के साथ? नहीं, हम कह रहे हैं आप ट्रस्ट क्यों बनाएंगे जब वहाँ पे पहले से सेवादार हैं? आप उन्हीं सेवादार से जो है संपर्क करते ना, आप उनसे कांटेक्ट करते, आप उनसे जो सुझाव लेते। वहाँ के जो लोग जितने परंपरा भी आपने पूछा ना, वो जो परंपरा चल रही है कि आप कैसे कम करेंगे आगे, वो आप इन्होंने बताया ही नहीं कि बड़ी गलियां चौड़ी की जाएगी, ये किया जाएगा। इनको पता है वो परंपरा क्या है कि जो है वो सखी बन करके पूजा कर रहे थे, परंपरा बात ही नहीं की गई। तो जो गलियों का महत्व है, अगर उन गलियों को आप चौड़ा गलियां ही नहीं छोड़ेंगे आप, और आप कह रहे हैं कि आप परंपरा को कंजर्व कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सेवादार, ठीक है, वैलिड पॉइंट, ठीक है। विकास के साथ साथ, क्योंकि आस्था का भी मामला है जाटव जी, विकास के साथ साथ आस्था का भी मामला है, और ऐसे में वो कैसे आप लोग संजोएंगे, कैसे बैलेंस हो पाएगा? ये सोच के क्या सरकार ने इस अध्यादेश को कानून में बदला है? नहीं, ये मुझे को या तो समझ नहीं पा रही है पूजा जी, क्योंकि इन्होंने अगर सांस्कृतिक अगर व्यवस्था देखी तो चेपई महोत्सव के अलावा तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने कुछ देखा नहीं है। मगर ये जो सांस्कृतिक जो विरासत है
ये सदियों से हमारी चली आ रही है। यहाँ तो कभी इन लोगों ने झांक करके भी नहीं देखा, अयोध्या ने झांक करके देखा, काशी विश्वनाथ झांक कर नहीं देखा, मथुरा ने झांक करके देखा, वृंदावन ने झांक कर देखा। इन्हें क्या मालूम कि सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है और किस तरीके से उन परंपराओं को जो है जीवित रखा जाता है। इस काम को हम लोग देख रहे हैं। इसलिए पूजा जी जो है वो आप अगर झूठ बोलेंगे तो जो है उसको सच नहीं मान लिया जाएगा। आप कुछ झूठ बोलेंगे तो सच नहीं मान लिया जाएगा। आप विपक्ष में थे, आप कब थे उत्तर प्रदेश में सरकार में? अभी 8 ही साल हुए ना आपको उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए। उसके पहले क्या काशी, अयोध्या और ये बाकी बिहारी मंदिर नहीं थे क्या? ये मथुरा नहीं था क्या? कि महाकुंभ नहीं हुआ था, कि कुंभ नहीं हुआ करते थे? क्या बात कर रहे हैं आप बैठ करके? आज जो है आप 5 साल हुआ है, आपको सरकार में दूसरे पंचवर्षीय आई हुई है, आपको बढ़ता ध्यान आ रहा है कि नहीं ये सारी चीजों में देखा ही नहीं था दूसरे लोगों ने। तो क्या वहाँ पे जो है पूजा पाठ नहीं हुआ करते थे? कि वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था? बिना डेवलपमेंट के जो है उत्तर प्रदेश को आपके हाथ में मिल गया हुआ था। जैसे कि 2014 में आप कहते आजादी हुई थी। गजब बात करते हैं आप। और सांस्कृतिक अच्छे पूछिएगा नहीं, गोरखपुर महोत्सव जो है जब तक इनकी सरकार नहीं थी तब तक नहीं मनाया जाता था। जब से इनकी सरकार बनी है तब से गोरखपुर महोत्सव मनाने लगे हैं। भाई क्यों मनाने लगे हैं? आपको महोत्सव से इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों मनाने लगे गोरखपुर महोत्सव? नहीं मनाना चाहिए था आपको गोरखपुर महोत्सव। और अब ये भी आप ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट ले लेते हैं, एक एक पॉइंट ले लेते हैं। जाटव जी, कानून बनाने के पीछे एक उद्देश्य आप बताइए और पूजा जी आप विरोध करने का एक उद्देश्य बताइएगा। दोनों एक एक पॉइंट रखेंगे, फिर ऋषिपाल जी के पास जा रही हूँ। पहले जाटव जी। देखिए, कानून बनाने का सीधा सा लाभ ये है कि वहाँ पर जो ये जो विपक्ष के बहकावे में आकर के जो लोग वहाँ पर बाधाएं पहुंचा रहे थे, कानून बनने से वो बाधाओं पर एक नियंत्रण रहेगा और हम जिस जो परिसर है उसको विधिवत रूप से समय पर पूरा कर पाएंगे। अन्यथा तो जो है ना कानून न बनाए तो मुश्किल है यहाँ पर तो सांस लेना भी। आपने देखा नहीं कि संबल पे तो एक पैमाइश करना, उसका जो है ना सर्वे करना तक उसमें इतना उत्पाद मचा दिया। इन्होंने जो है फतेहपुर में देखा, कानून बनाने की आवश्यकता फतेहपुर में देखा है इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश, बहराइच, फतेहपुर, संभल, ये सब काम विधिवत हो पाएगा। ठीक है, तो ठीक है पूजा जी, अब जल्दी से विरोध की ठोस वजह एक पॉइंट में, पॉइंटर में चाहूंगी पूजा जी आपसे। पैदा होता है तुरंत प्रशासनिक फेलियर उत्तर प्रदेश में, प्रशासन का मजाक बना करके रखा हुआ है। आपने देखा नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? ठीक है, पे धार्मिक उन्माद पॉइंटेड एक जवाब मुझे चाहिए पूजा जी। विरोध का ठोस कारण क्या? आप मंदिर परिसर पे अपना आधिपत्य चाह रहे हैं, जब वहाँ पे सेवादार इतने सालों से जो है वो काम करते चले आ रहे थे, दर्शन कराते हुए चले आ रहे थे, कोई परेशानी नहीं आई थी। जब भगदड़ मची थी तब उससे पहले उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी कैसे कार्य करना है, तब आपके कान पे जू नहीं रेंगी हुई है। आज आप ऐसी बात हो गई ना कि यहाँ पे कोई परेशानी चल रही थी, आपको कहा गया कि भैया थोड़ा सा इसको सड़क बनाइए, ठीक है, पर नहीं जमीन ही हमको दे दीजिए, ऋषिपाल जी, तब हम काम करेंगे। ऋषिपाल जी, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा भी मिल जाए और ये जो ये न्यास, जिस तरीके से न्यास को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो कैसे मैनेजमेंट करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब चीजें किस तरीके से होंगी? क्या अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से चला जाएगा न्यास के हाथों में? इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा? क्या वहां पर जो सेवादार हैं उनके हक का हनन होगा? ये चीजें थोड़ा सा कानूनी तौर पर समझाइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट का जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इसकी आप इस बिल के अपने या इसके विरोध में कारण क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था बहुत समय चलती आ रही है, लोग लगातार वहां पर आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो निश्चित रूप से वहां पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होता है, कोई भूमि अधिग्रहण होता है या एक्विजिशन होता है, तो आप देखेंगे कि लोग ऐसा नहीं कि आप आम सहमति बना पाते हैं और आम सहमति से सब लोग व्यक्ति वो उस चीज कर पाते हैं। जब तक एक नियम, एक कानून नहीं बन जाता तब तक उस आम सहमति को एक कानून के सहारे से ही वो परिवर्तन हो सकता है। आप आम सहमति बनाते रहो, 2 से बनाओ, 4 से बनाओ, 10 से बनाओ, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके ये जो विधानसभा होती है, यहाँ पर बिल रखा जाता है, यहाँ पर बहस होती है, तो वहाँ भी आम सहमति बनती है।
उसको अगर देखा जाए तो टेक्निकली काम सहमति है जिससे कानून बनता है। कानून बनता है तो उसके बाद उसको अकाउंटेबिलिटी तय होती है और उस हिसाब से काम किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव हो, पहले से व्यवस्था बदले। ऐसा नहीं है बिल्कुल। पूजा जी अब कहा कि हाँ पहली वोट दी, लेकिन पहले से अब तक उन चीजों में बदलाव अवश्य संभावित है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास के क्षेत्र में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए अब अगर एक नहीं तो ये कि होगा तो कानून व्यवस्था बन गया बहुत है नहीं होगी। और दूसरा ये कि हाईकोर्ट में अब क्या कुछ होता है, किस तरीके से सुनवाई होती है इस पूरे मामले पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।